दहशतगर्द। अब मेरा फ़र्ज़ बन गया था कि पाकिस्तान की सरज़मीन को इस दुश्मन के वजूद से पाक कर दूं। मायावती वापस आई तो कहने लगी, सर मैंने आपके लिए ख़ास तौर पर चीनी सूप बनवाने का आर्डर दिया है। उस ज़माने में चीनी खानों का नया नया रवाज चला था और लोग रेस्तोरां में चीनी सूप और खाने बड़े शौक से खाते थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और कहा, सर मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। वो शायद साथ वाले कमरे में चली गई थी। वहां से वो वर्दी उतार कर दूसरे कपड़े पहन कर आ गई। उसने मेकअप भी कर लिया था। वो मेरे साथ बैठ गई और मर्चेंडानी के बारे में बातें करने लगी। कहने लगी, सर अभी तक मर्चेंडानी के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो जिंदा है या मर गया। मेरा ख्याल है वो जिंदा नहीं बचा। अगर जिंदा होता तो इस वक्त तक वो ज़रूर टेलीफोन पर मुझसे रब्ता कायम करता। मैंने कहा शायद थोड़ी देर तक उसका फ़ोन आ जाए। वो बोली, सर भगत राम और मेलाराम का भी इस सिलसिले में कोई फ़ोन नहीं आया। ऐसी वैसी कोई बात हो जाए तो ये लोग मुझसे खुफिया कोड में ज़रूर फ़ोन पर बात कर लेते हैं। मैंने कहा हो सकता है वो लोग भी मर्चेंडानी के साथ उसी लांच में हों और वो भी उसके साथ ही ख़त्म हो गए हों। नहीं सर, वो लोग मर्चेंडानी से मिलने नहीं जाते, ये मुझे मालूम है। कुछ देर तक हम बातें करते रहे। फिर होटल का मुलाजम खाना लेकर आ गया। मायावती ने बड़े एहतमाम से चीनी सूप का प्याला मेरे आगे रखते हुए कहा, सर मुझे यकीन है आप इसे पसंद करेंगे। अब मैं उसकी मेहमान नवाजी और दिलजुई की बातों पर तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कराची से आखिरी फ़्लाइट पकड़कर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो वहां से सुबह के वक्त ही मुझे आज़ाद कश्मीर जाने वाली कोई बस मिल सकेगी। मेरा इरादा उसी जानिब से किसी न किसी तरह मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने का था। दूसरा कोई रास्ता उस वक्त मेरे सामने नहीं था। वैसे भी मुझे पाकिस्तान से अब निकल जाना चाहिए था क्योंकि कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन को मेरी ज़रूरत थी। मैं अखबारों में कश्मीर की खबरें पढ़ता था तो मेरा खून खोल उठता था। वहाँ भारतीय फौजी कश्मीरियों पर बेपनाह जुल्म डा रहे थे और उन्होंने अपनी वहशियाना सरगर्मियाँ तेज़ कर दी थीं। अगरचे मुजाहिदीन भी खाद लगाकर भारतीय फौजियों को हलाक कर देते थे, मगर भारतीय सिपाही कश्मीरियों के घरों के घर नजरे आतिश कर रहे थे। मायावती ने अलमारी में से स्कॉच की बाकी बची हुई बोतल निकाल ली और बड़ी मोहब्बत से इसरार करने लगी कि मैं भी उसका साथ दूं। मैंने इनकार कर दिया। उसने ज्यादा इसरार न किया और अपने लिए गिलास में शराब उंडेल ली। हम खाना खाने लगे। मायावती हस्बे साबिक 3 डबल पैक पी गई थी। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वो सरूर में आ गई। मैं बराबर वक्त देखता जा रहा था। मेरी फ़्लाइट में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैं ऐन वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचना चाहता था। मायावती बहकी बहकी बातें करने लगी थी। उसने मज़ीद शराब अपने गिलास में उंडेली तो मैंने उसे मना ना किया, इस ख्याल से कि शायद इसकी वजह से उसकी मौत आसान हो जाए और उसे मरने की तकलीफ नहीं होगी। चौथा पैक पीने के बाद उसे चढ़ गई और वो ऊँट पटांग बोलने लगी और यूं ही इधर उधर हाथ पांव मारने लगी। मैंने कहा, मायावती अब तुम सो जाओ, मैं जाता हूँ। उसने बिस्तर पर गिरते हुए कहा, सर आई एम सॉरी, सर प्लीज़ आई एम सॉरी। उसके बाद उसे होश न रहा। मैं कुर्सी पर से उठकर खड़ा हो गया। मैंने सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर बाहर राहदारी में निगाह डाली। राहदारी खाली पड़ी थी। उस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे। मैंने दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा दी और मायावती को झुक कर देखा। वो नशे में धुत पड़ी थी। उसका दुपट्टा सोफे पर पड़ा था। मैंने दुपट्टा उसके गले में अच्छी तरह से लपेट दिया, फिर दोनों हाथों से उसकी गर्दन को गिरफ्त में लिया और दोनों अंगूठों से उसके नरखरे को दबा दिया। मायावती के जिस्म में हरकत पैदा हुई। मैंने पूरा दबाव डाल दिया था। घुटने उसके सीने पर रख दिए। मेरे शिकंजे में आया हुआ उसका बदन बुरी तरह हिचकोले खा रहा था। फिर उसमें लर्जिश पैदा हो गई और फिर जिस्म बेहरकत हो गया। मैंने अपने हाथ गर्दन से अलग न किए। जब मुझे यकीन हो गया कि उसका काम तमाम हो गया है तो मैंने हाथ उठा लिए। गर्दन पर दुपट्टा इसलिए डाल दिया था कि वहाँ मेरी उंगलियों के निशान न बन जाएं। बस यूं ही ये एहतियात कर ली थी, वरना इसकी खास ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसकी नब्ज़ देखी। नब्ज़ खामोश थी। फिर उसकी गर्दन के बाएं जानिब ज़रा नीचे करके हाथ रख कर देखा। यहाँ जो रग दिल की धड़कन के साथ धड़का करती है वो भी खामोश थी। फिर उसके सीने पर हाथ रख कर देखा। उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। इस काम से फारिग होकर मैंने उसकी अलमारी की तलाशी ली। उसकी वो कापी देखी जिसमें से उसने मुझे आज के पासवर्ड के अल्फाज पढ़कर बताए थे। ये आम किस्म की डायरी नुमा कापी थी। उसमें कुछ मर्द कुछ औरतों के नाम और उनके टेलीफोन नंबर लिखे थे।
मैं वर्कगर्दानी करता चला गया। एक जगह इंडिया की किसी फिल्म के गीत भी लिखे हुए थे। एक वर्क को पलटते हुए मेरी नजरें रुक गईं। उस वर्क पर लिखा हुआ था, प्यारे साजन कैलाश जी, तुम मुझे इतना क्यों तड़पाते हो? रात मैं तुम्हें याद करके रोती रही। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते हो तो कर्नल चड्ढा से कहकर पिंडी से अपनी ड्यूटी कराची में क्यों नहीं लगवाते? इस तरह हम दोनों एक दूसरे की आंखों के सामने रहा करेंगे। मैं कल रात को तुम्हें टेलीफोन करूंगी, तुम्हारी सजनी मायावती। उसके नीचे एक टेलीफोन नंबर लिखा था और टेलीफोन नंबर के साथ कैलाश चंद्र का नाम भी लिखा हुआ था। मैंने एक कॉपी में से वो कागज फाड़कर जेब में रख लिया जिस पर एक हफ्ते के 7 दिनों के पासवर्ड लिखे थे। हर पासवर्ड के आगे दिन और तारीख डाली गई थी। मैंने कॉपी के उस सफ़े पर से अगले 4 दिनों के पासवर्ड अलग कागज पर लिख लिए और उस कागज को जेब में संभाल कर रख लिया। कॉपी को अलमारी के खाने में रख दिया। अलमारी बंद की और अलमारी पर जहां जहां मैंने हाथ लगाया था उस जगह को कपड़े से रगड़कर साफ कर दिया। इसी तरह मैंने शीशे के अपने गिलास और अपने चम्मच और प्लेट के किनारों को भी कपड़े से रगड़कर साफ कर दिया। टेबल लैंप बुझा दिया। दरवाजे की कुंडी उतारकर दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर देखा। राहदारी खाली थी। मैं खामोशी से कमरे से निकला। राहदारी में से सर झुकाए गुजर गया। होटल का जीना उतरकर इसी तरह खामोशी से सर झुकाए होटल के गेट से गुजरकर सड़क पर आ गया। यहाँ 3-4 खाली टैक्सियां खड़ी थीं। एक टैक्सी पकड़ी और उसे एयरपोर्ट चलने को कहा। टैक्सी चल पड़ी। जो काम मुझे करना था वो खुश असलूबी से हो गया था। एयरपोर्ट पर कुछ इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद रात 12 बजे वाली फ़्लाइट पकड़ी और इस्लामाबाद पहुंच गया। यहाँ अब मुझे एक और भारतीय जासूस या तखरीबकार कैलाश चंद्र से निपटना था। मायावती ने डायरी में उसका नाम यही लिखा था। डायरी का ये वर्क मैंने फाड़कर अपने पास रख लिया था। उस पर कैलाश चंद्र का टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ था। मेरे पास उन भारतीय तखरीबकारों के टोले के 7 दिन के पासवर्ड भी मौजूद थे। मैंने मायावती की डायरी में से नोट कर लिए थे और पासवर्ड से मुझे बड़ी आसानी से कैलाश चंद्र का एतमाद हासिल हो सकता था, क्योंकि ये पासवर्ड उन तखरीबकारों के सिवा किसी दूसरे को मालूम नहीं थे। मेरे पास अब इतने पैसे बाकी नहीं रह गए थे कि मैं किसी आला दर्जे के होटल में कमरा ले सकता। आला दर्जे के होटल को मैं इसलिए तरजीह देता था कि उन होटलों में आदमी का एक रौब सा हो जाता है और अगर वहाँ पर खुफिया पुलिस का आदमी मौजूद भी हो तो वो इतनी आसानी से हाथ नहीं डालता, जबकि दरमियाने दर्जे के होटलों में खुफिया पुलिस ज़रा से भी शक व शुबे पर फ़ौरन हिरासत में ले लेती है। एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी पकड़ी और रावलपिंडी सदर में आ गया। सदर में एक अंग्रेज़ों के ज़माने का होटल बना हुआ था। उस होटल में जदीद होटलों वाली रस्में तो नहीं थीं, मगर पुराने होटलों वाला एक ख़ास किस्म का मजाज और फ़ज़ा ज़रूर कायम थी। आमतौर पर यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने के रिटायर्ड CSP अफसरान और जागीरदार किस्म के वज़ादार लोग आकर ठहरते थे। उस होटल के अक्सर कमरे खाली रहते थे। ये होटल उस ज़माने में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। अब ये होटल बाकी नहीं है। उसकी जगह एक शॉपिंग प्लाजा बन चुका है। 200 रुपये में वहाँ 24 घंटे के लिए कमरा मिल जाता था। मैंने उस होटल में आकर एक कमरा ले लिया और सो गया। दूसरे रोज़ काफ़ी दिन निकल आया था जब मेरी आंख खुली। कमरे में ही मंगवा कर नाश्ता किया, फिर कैलाश चंद्र का टेलीफोन नंबर निकाल कर सामने रख लिया और टेलीफोन करने से पहले सोचने लगा कि उस भारतीय तकरीबकार को यहाँ से फ़ोन करना मुनासिब रहेगा या नहीं, या किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से फ़ोन करूँ। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।